Good evening, everybody. How are all of you today? My name is Rahul Suri. I am your mentor for CAT, Cons and LRDI section. जैसा कि हमेशा कहता हूं मैं, आई होप आप लोग घर वापस आ गए होंगे, अपनी फैमिली से, दोस्तों से मस्ती कर ली होगी। अब पढ़ाई का टाइम है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फोकस करेंगे LRDI के ऊपर, सेट थ्योरी पे। देखिए आइडिया क्या है, आप सब लोग जो कैट दे रहे हैं, आप लोग काफी यंग होंगे। देयर वॉज अ टाइम जब कैट में जो LR सेक्शन था, दैट वाज पार्ट ऑफ द इंग्लिश वर्बल एबिलिटी सेक्शन, एंड द DI सेक्शन वाज पार्ट ऑफ द क्वांट सेक्शन। अब उन्होंने दोनों को मिला के LRDI कर दिया है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। आप प्लीज एक बात की अहमियत समझिए कि दिस सेक्शन हैज गॉटन मोर एंड मोर एंड मोर क्वांटिटेटिव ओवर द ईयर्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया है। मैं वर्ड यूज करना चाहता था सिस्टमैटिक की जगह फॉर्मूलिक, बट द आइडिया इसकी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। जिन्होंने भी कैट की प्रिपरेशन करी है पहले या अभी कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आता। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एप्टीट्यूड। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। पर उसकी कोरोलरी भी है। जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिफाइबल हो गया है। क्वांटिफाइबल से मेरा मतलब थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया है, थोड़ा उसमें नंबर ज्यादा आ गए हैं। पहले जब LR और VA साथ में होता था तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और LR में डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक अलग सेक्शन में VRC में, और लॉजिकल रीजनिंग एंड DI एक अलग सेक्शन में। उसका आइडिया क्या है कि मोर एंड मोर पजल्स, मोर एंड मोर क्वांटिटेटिव पजल्स, मोर एंड मोर एप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इन दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये आइडिया है LR और DI का। और इस साल हम सबको पता है कि IIM कैलकाटा इज सेटिंग द पेपर। बहुत ज्यादा ये ओपिनियन है कि द क्वांट एंड द LRDI सेक्शंस विल बी क्वाइट हैवी। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज डिफिकल्टी क्या है, सबके लिए सेम है, पर हैवीनेस जो है वो सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, वी माइट बी इन द सेम सी बट इन डिफरेंट बोट्स। तो बोट्स क्या है? आपकी प्रिपरेशन, आपका एप्टीट्यूड, आप कितना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, आपकी बोट है। कैट की जो सी है वो सबके लिए सेम है। IIM कैलकाटा जो पेपर सेट करेगा उसके डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम है, पर उस डिफिकल्टी लेवल का हैवीनेस आपके कंधों पे कितना है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन पे। तो ये है कहानी का सार। अब इसमें जो ये ग्लाइड ओवर सीरीज मैंने स्टार्ट की थी क्वांट में, एक हफ्ते से आप उसके सेशंस देख रहे हैं। इस बार इस वीक ऑनवर्ड वी आर सेटिंग आवर आईज ऑन द LRDI सेक्शन ऑल्सो। आई जस्ट टेक अ मिनट एंड टेल यू हाउ वी आर प्लानिंग दिस। देखिए आइडिया बहुत सिंपल है कि LRDI में थ्योरी बहुत लिमिटेड है। थ्योरी लिमिटेड है, पर अप्रोचेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो किस टाइप के सेट में कैसे अप्रोच करना है वो इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर अरेंजमेंट्स को कैसे अप्रोच करना है, लीनियर अरेंजमेंट्स को कैसे अप्रोच करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के सेट्स कैसे यूज करने हैं, मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करना है। आज हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये सब आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं। आइडिया कैसा है? अगर आपने एक क्वेश्चन देखा, यू शुड बी एबल टू, बाय द टाइम यू रीड हाफ ऑफ द सेट, यू शुड हैव इन योर माइंड कि डायग्राम कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, स्केलेटन कैसे बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगा। ये जो चीजें हैं ये आपको आधे सेट में पता चल जानी चाहिए। तो ये है। आगे चलते हुए हम LRDI की जो सेट्स हैं उनकी अप्रोचेस भी तय करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चन पढ़ें कि पहले सेट पढ़ें, पहले कंडीशंस पढ़ें कि पहले क्वेश्चन पढ़ें, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अंडरलाइज ऑल LRDI, एंड दैट इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी इज बेसिकली अ वे वी कैटेगराइज एलिमेंट्स। ठीक है, कैटेगराइजेशन इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का जो इनिशियल निकल के आया, वेयर इट केम फ्रॉम वाज कि कैसे हम मैथमेटिकल चीजों को कैटेगराइज कर सकें। सो दैट इज द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ LR एंड DI। क्योंकि आपको हमेशा क्या करना है? कैटेगरीज करनी है, कैटेगरीज को कंपेयर करना है, कौन है कौन नहीं है, एलिमिनेट करना है, प्रोबेबिलिटी देखनी है, सब कुछ इज बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन। सो दैट इज वाई सेट थ्योरी इन माई ओपिनियन forms the absolute basis of LRDI। इसलिए that is why we are starting with set theory। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे? इसको हम तकरीबन 3 सेशंस में कवर करेंगे। हर ग्लाइड ओवर सेशन LRDI का बिटवीन 30 to 40 मिनट्स के आसपास होगा। द आइडिया इज कि पहले 3 या 4 सेशन में जो बेसिक्स हैं, जो एकदम छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको ना करने के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो मैं आपको बता दूं। तो आज के सेशन में, परसों के सेशन में और एक और सेशन में, नेक्स्ट ये मिला के जो अगले 3 सेशन हैं, इनमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। जस्ट एक क्लैरिटी ले लेंगे कि कैसे दिस वर्क्स, कौन कौन सी हाइजीन चीजें आपको माइंड में रखनी है, और उसके बाद देन एवरी सेशन
we'll have 1 or 2 sets. Most of those sets will be either actual CAT sets or very difficult mock sets. Okay, so इसलिए LRDI में जो प्रैक्टिस है, जब आप मुझे देख रहे हैं, what you should get from me is the approach to a given question, और उस अप्रोच को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका स्केलेटन वगैरह कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि LRDI की जो सेशंस आप लेंगे, जब हम सेट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब आपने वो समझ लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गई, हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उस वीडियो को एक बार बंद करके उस क्वेश्चन को अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए उसी टाइम। आपने वीडियो देखा, लेट्स से इट्स अ 35 मिनट वीडियो, यू सी इट, यू अंडरस्टैंड, यू इम्बाइब इट अ लिटिल बिट, बट पूरा इम्बाइब करने के लिए यू क्लोज द वीडियो, टेक द सेट अगेन, कॉपी द सेट एंड जस्ट सॉल्व इट अगेन बाय हैंड। ये आप कर लेंगे आज से लेके कैट के एक हफ्ते पहले तक, तो आपका LRDI में एक डिसेंट परसेंटाइल पक्का है। उसके ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस 1 LRDI सेट एवरी डे। सी, एक एवरेज LRDI सेट 40 मिनट में आपको 10 से 12 मिनट का टाइम मिलेगा। उस 10 मिनट में एक LRDI सेट आप क्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, दैट विल बी योर डेली प्रैक्टिस। मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, एवरी डे मॉर्निंग स्टार्ट विद LRDI सेट। इट इज बेसिकली लाइक गोइंग टू द जिम। कौन सा जिम? माइंड जिम, राइट? तो अब बातें बहुत हो गई, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी की बेसिक्स से। आज हम बेसिक्स कवर करेंगे, 2 सर्कल वेन डायग्राम देखेंगे, 3 सर्कल वेन डायग्राम के बारे में बात करूंगा, पर अगले सेशन में उसमें डिटेल में जाएंगे, और मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट है वो हम समझेंगे, और एक कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं उसको कैसे नहीं करना वो हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं सेट थ्योरी की तरफ, लेट्स गो। एजेंडा बहुत सिंपल है, हम बेसिक्स देखेंगे, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम के केसेस देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक्चुअल कैट क्वेश्चन। एक्चुअल कैट क्वेश्चन जो है वो निकालना थोड़ा सा डाइसी होता है। सो व्हाट वी विल डू इज कि एक्चुअल कैट क्वेश्चन हम आगे आने वाले जो 2 सेशंस हैं उनमें कवर करेंगे। यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वी वर बिल्डिंग टुवर्ड्स इट, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या है? बेसिकली इट इज अ वे टू कैटेगराइज थिंग्स, ठीक है? कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है कि बस एक टीम है जो सिर्फ चाय पीती है, एक टीम है जो कॉफी पीती है। कुछ लोग कॉमन है, सुबह चाय पीते हैं, रात को कॉफी पीते हैं, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सुबह कॉफी पीते हैं, उनको किक चाहिए होता है, और रात को चाय, शाम को चाय पीते हैं। तो इस टाइप की कैटेगराइजेशन के क्वेश्चन है। सवाल यह है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ये है कि कैटेगराइजेशन इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। अगर हम कुछ भी चीज देखते हैं, पहले हम उसको कैटेगराइज करते हैं, हम उसकी डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए उस डेटा को सैनिटाइज करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं जो आपको आगे चल के MBA में एक्चुअली करनी पड़ेंगी, बिकॉज डेटा इज ऑब्वियसली द न्यू ऑयल, एज अ लॉट ऑफ पीपल आर यूज्ड टू सेइंग, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू एज वेल। तो जो डेटा का आपका इंटेलिजेंस है, जो डेटा का आपका एप्टीट्यूड है, वो यहां से स्टार्ट होता है। दिस इज द वेरी फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो सेट थ्योरी बेसिकली क्या है? सेट थ्योरी की हम जो वर्ड थ्योरी है उसके ऊपर आप ध्यान न दें, क्योंकि जो थ्योरी है वो हम लिख लिख के डिस्कस नहीं करेंगे। LRDI के सेक्शन में लिख लिख के थ्योरी डिस्कस करने का देयर इज नो एडवांटेज। तो सीधा चलते हैं एक्चुअलिटीज पे, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन द रिटन वर्ड्स। कुछ नहीं है, हमने एक कैटेगरी बनाई है A, एक कैटेगरी बनाई है B, और A और B को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सर्कल की रिप्रेजेंटेशन क्यों की है? क्योंकि पहले जब कैटेगराइजेशन होती थी, इट वाज अ वेरी फेमस सेइंग, यू हैव टू पुट अ स्क्वायर इन द सर्कल, एंड दैट इज व्हाई सर्कल स्टार्टेड टू रिप्रेजेंट कैटेगरीज, एंड देन दैट कन्वेंशन हैज गॉन ऑन, ठीक है? तो A है ग्रीन सर्कल, B है ग्रे सर्कल, और जो बीच का पार्ट है वो ये है। एक इस नंबर पे ध्यान दीजिएगा, N पे, ये भी बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते, तो वो भी बहुत जरूरी है। आइडिया कहने का क्या है? आइडिया कहने का ये है, टी और कॉफी एग्जांपल को 1 मिनट के लिए एक्सटेंड करते हैं। भाई X नंबर ऑफ लोग चाय पीते हैं, Y नंबर ऑफ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ नंबर है स्मॉल a लेट से, वो दोनों पीते हैं। तो अब सिर्फ चाय कितने लोग पीते हैं? सिर्फ चाय, इट विल बी X माइनस A, ठीक है? तो जो मैंने यहाँ पे नोटेशन लिखी हुई है ऑलरेडी, उसको अगर आप 1 सेकंड के लिए देखेंगे, ये नोटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। U इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब लेट्स से आपकी टोटल मोहल्ले में 1000 लोग रहते हैं, तो उस 1000 को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। फिर उसमें से जो ये हमने कैटेगराइजेशन की है वो ये और ये नंबर है, ये और ये नंबर है कि मतलब टोटल लोग कितने हैं जो चाय पीते हैं। ए बार जो है इट इज अ कॉमन नोटेशन फॉर पीपल हु ड्रिंक ओनली टी, मतलब सिर्फ ए करते हैं, बी नहीं करते, सिर्फ ए करते हैं, बी नहीं करते। और बी जो है वो टोटल है जो कॉफी पीते हैं, पर बी बार इज जो सिर्फ बी करते हैं,
ए नहीं करते, इतनी सी बात है। तो अब ये जो पार्ट है ये है दोनों जो पीते हैं, और एन है जो दोनों ही नहीं पीते, उनकी कोई थर्ड ड्रिंक होगी, दे माइट प्रेफर समथिंग एल्स इन द इवनिंग्स। तो ये जो आइडिया है ये बहुत आपको सिंपल लग रहा होगा, एंड इट इज सिंपल, बट द पॉइंट इज कि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं ना तो गलती होती है सिंपल थिंग्स में। इसीलिए आपको लग रहा होगा सर आप भी क्यों रिपीट कर रहे हैं, ये थ्योरी तो हमको पता है। देखिए दो चीजें हैं, एक जैसे मैंने कहा कि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं सिंपल थिंग्स में मिस्टेक होती है। दूसरा, जितने भी बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया है एलआरडीए में जो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है वो एक्चुअल सेट थ्योरी है, क्योंकि कैट में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो सेट थ्योरी पे नहीं आएंगे, वो क्या आएंगे, देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी। 2023 और 2022 के पेपर्स में क्वेश्चन आए थे डिस्ट्रीब्यूशन के, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देन देयर वर सेट्स एंड ओवरलैप्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड उन दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर दो अलग अलग सेट्स थे, और उन दोनों सेट्स में देयर वर कंबाइंड एलिमेंट्स, और एक सेट की नंबर्स के साथ, एक सेट के इंटरेक्शन के साथ आप दूसरे सेट को सॉल्व कर सकते थे। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए थे, प्लीज गो एंड चेक दैट क्वेश्चन वाज कॉस्मेटिक वर्सेज फाउंडेशन एलिमेंट्स, ईयू अप्रूवल, एफडीए अप्रूवल, इस टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और सेट्स कंबाइंड है एक में। लेकिन पॉइंट क्या है कि कोई भी आप डीआई का क्वेश्चन, एलआर का क्वेश्चन करेंगे उसमें सेट थ्योरी विल बी एक्सेप्शनली यूजफुल। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ सेट थ्योरी ओनली, इट इज मोर रेक्टेंगुलर देन सर्कुलर बट इट इज द सेम थिंग, इसलिए हम सेट थ्योरी की बेसिक्स कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है ए यूनियन बी। देखिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है। ए यूनियन बी का मतलब है कि इन दो सर्कल्स के अंदर जो कुछ भी आता है वो है ए यूनियन बी, और इन सर्कल्स के बाहर जो आता है दिस इज एन। ठीक है, अब मैंने एक यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में आपको समझा दिया, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैं यहां पे एन नहीं लिख रहा हूं जस्ट टू सेव ऑन टाइम। ए बार मतलब जो सिर्फ ए करते हैं, बी बार मतलब जो सिर्फ बी के लिए इंटरेस्टेड है, और ए यूनियन बी जो दोनों में इंटरेस्टेड है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जब आपको कोई क्वेश्चन दिया रहता है, मोस्टली दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू, दे आर ट्राइंग टू सी कि आप कितना नोटिस करते हैं। तो उसमें जनरली क्या होता है, ये ए का नंबर दिया होता है। जैसे कि हम आगे एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें बोलेंगे भैया एक्स नंबर ऑफ पीपल प्ले क्रिकेट, वाई नंबर ऑफ पीपल प्ले बैडमिंटन। नोबडी विल से एक्स नंबर ऑफ पीपल ओनली प्ले क्रिकेट। हो सकता है दिया हो सकता है दिया हो, तो उस केस में आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे ये सॉरी प्लस आएगा, उस केस में आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब अगर आप देखेंगे कि ए बार और ए में क्या फर्क है, इट इज बेसिकली ए बार इज ए, यहां पे ए बार प्लस बी बार था, ए बार इज बेसिकली ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही बी बार इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ये था फॉर्मूला, हमने ए बार की जगह ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डाल दिया, ये डाल दिया, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस ए। दिस इज द आंसर दैट वी गेट। तो आइडिया क्या है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि ओनली एंड फुल में क्या डिफरेंस है। अगर कोई बोले कि पीपल एक्स नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक ओनली टी, तो दिस इज ए बार। एक्स नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक टी, तो देन इट इज ए। एक्स नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक कॉफी, इट इज बी। एक्स नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक ओनली कॉफी, इट इज बी बार। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओनली का वर्ड, और का वर्ड। अब जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी के लिए इंग्लिश क्या है, ए यूनियन बी के लिए इंग्लिश क्या है, सोचिए एक सेकंड के लिए। इंग्लिश होगी पीपल हु ड्रिंक आइदर टी और कॉफी। जैसे ही और लग गया, जैसे ही और लग गया, और इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला नहीं, जैसे ही ओ आर और लग गया मतलब इट इज ए यूनियन बी। लेकिन जैसे ही एंड लग गया, जो चाय एंड कॉफी पीते हैं और उसमें हिंदी वाला और लग गया, और मतलब एंड होता है इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश का डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, ये गलती नहीं करनी है आपको। जैसे ही हो गया कॉफी एंड टी, तो वो ए इंटरसेक्शन हो गया। तो अपन इसको इंग्लिश में ही रखते हैं, क्योंकि पेपर ऑब्वियसली इंग्लिश में आना है, आप वीआरसी पढ़ ही रहे हैं, और इसलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि कई बार लॉजिकल रीजनिंग वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। तो जब भी मैं कहूंगा एंड,
एंड, टी एंड कॉफी, इट इज इंटरसेक्शन। जब भी मैं कहूंगा टी और कॉफी, इट इज द यूनियन। यूनियन मतलब पूरे सर्कल में कितना आ रहा है, और एंड मतलब कि सिर्फ ये ऑरेंज पार्ट में कितना है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। LRDI में देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एक्सेप्ट फॉर द सिंपलर थिंग्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कहां गलती की थी और किस चीज को लेकर आप अनकंफर्टेबल हैं, उस चीज को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अगर उस टाइप का क्वेश्चन कैट में आ गया, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू डिड राइट, हाउ डिड यू करेक्ट योर मिस्टेक, एंड देन अप्लाई दैट। बस वो जो चीज है, एंड उसको हम रटना नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, इट इज मोर एम्बाइबिंग दोस थिंग्स। मैंने पहले भी कहा है, इम्बाइब करना है किसी चीज को, आत्मसात बोलते हैं उसको हिंदी में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट अंडरस्टैंड बट इम्बाइब। इम्बाइब कैसे होगा? प्रैक्टिस से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये एक सेकंड के लिए देखिए और कंपेयर कीजिए टू वेन डायग्राम से। देखिए आइडिया क्या है, इसको आई होप आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। मैंने फिर से वही नोटेशन यूज की है, टी, कॉफी, लेट्स कॉल इट प्लेन मिल्क, इन द इंटरेस्ट ऑफ सैनिटी। मिल्क ही है और कुछ नहीं सोचेंगे हम। तो इसमें यह है कि भाई ये वाला जो सेंटर है, ये ऐसा है जो तीनों पीते हैं। अगर मम्मी बोले कि दूध पी लो बेटा रात को, तो पी लेंगे। अगर सुबह उठ के चाय चाहिए, रात को पढ़ाई करनी है, कॉफी, तो दिस इज दैट जनता। फिर कई जनता है यार जिसको कॉफी पसंद नहीं है, या तो वो चाय पियेंगे या दूध पियेंगे, तो यहाँ पे आएंगे। कुछ लोग हैं जो छोटे बच्चे से दूध पियेंगे, चाय कॉफी अलाउड नहीं है, हॉर्लिक्स की अभी हम बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आएंगे। कुछ लोग हैं हुआ डाई हार्ट कॉफी फैंस, कुछ और नहीं पियेंगे, वो बी बार आएंगे। कुछ लोग हैं जिनको चाय से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, अंग्रेजों ने चाय की आदत डाल दी इंडिया को, तो वो सिर्फ चाय पियेंगे। तो ये है इसका क्रक्स। अब देखिए इसमें भी मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला डिराइव करना काफी आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। तो देखिए अगर हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, मतलब कितने लोग टोटल हैं जो चाय कॉफी और दूध पीते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ए को ऐड कर लिया, बी को ऐड कर लिया, सी को ऐड कर लिया, क्योंकि हम स्टार्ट वहां से कर रहे हैं, और जो कॉमन एरियाज हैं उसको डालेंगे। तो आप देखिए, आप एक मिनट के लिए देखिए कि ए सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला एरिया एक बार आ गया, सी सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला एरिया एक बार आ गया, ठीक है। फिर बी और सी ये सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला एरिया भी 2 बार आ गया, और ये वाला एरिया भी 2 बार आ गया। समझ रहे हैं आप? और ये वाला एरिया जो है वो 3 बार आ गया, क्योंकि 3 बार है। तो जब हमने ये माइनस कर दिया, हम ये एरिया को पूरा माइनस कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या किया, इस एरिया को माइनस कर दिया, तो हमने ये वाला निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी निकाल दिया। ऐसे हम फिर ये ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, और बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर रहे हैं ये, तो ये एरियाज को हम माइनस कर रहे हैं। तो हुआ क्या था, ये वाला जो एरिया है ए सी वाला, इसको हमने 2 बार ऐड किया था और 1 बार माइनस कर लिया, तो ये आ गया, 1 बार काउंट हो गया। इस एरिया को डबल काउंटिंग नहीं करी, समझ रहे हैं आप? इस एरिया को डबल काउंटिंग नहीं करी। और इस एरिया का भी सेम, इस एरिया का भी सेम, पर इस एरिया की 3 बार काउंटिंग करी और 3 बार हटा दिया, तो काम ही खत्म हो गया। देखिए ए जब लिया था तो भी इसको लिया था, सी जब लिया तब भी इसको लिया, बी जब लिया तब भी इसको लिया, 3 बार लिया और 3 बार उसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये इस एरिया में भी आया, इस एरिया में भी आया, इस एरिया में भी आया। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तीनों में ये माइनस हो गया। तो ये जो बीच का एरिया ये 3 बार माइनस भी हो गया, समझ रहे हैं आप? तो बचा हमारा क्या, ये इतना बचा। तो ये वाला एरिया बिल्कुल ही नहीं आया, इसीलिए लास्ट में हमने इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ऐड कर दिया। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए सेट थ्योरी में इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर क्वेश्चन को ऐसा दे देता कि बॉस सिर्फ चाय पीने वाले नंबर दे दिया, तो आप ए बार से स्टार्ट करते, ठीक है। तो आइडिया यही है, वो कॉम्बिनेशन देगा आपको, लेट्स से ए बार बी बार का, ए सी नॉट बी का, इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन देगा, और आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या नंबर है क्या नहीं है, क्या डेटा अवेलेबल है क्या नहीं है, कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्वेबल और नॉट। डीआई में बहुत 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 बार क्वेश्चन आता है कि गिवन डेटा से कैन दिस आंसर बी एक्चुअली डिराइव। उस टाइम आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डेटा अवेलेबल होगा, एंड दैट इज अ वेरी 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 गुड लर्निंग एक्सपीरियंस
फॉर योर एक्चुअल लाइफ ऑल्सो। जब आप अपनी जॉब में काम करेंगे एमबीए के बाद, देयर विल बी सो मेनी सिचुएशन जहां आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होगा। वहां व्हाट इज द राइट इंटरप्रिटेशन, कैन यू डू सम एक्स्ट्रापोलेशन, कैन यू गेस समथिंग, कैन यू से कि ये सडनली नहीं होगा, कैन यू से कि ये सडनली होगा। ये सब चीजें आपको आगे जॉब में बहुत काम आएंगी, एंड दैट इज व्हाई कैट इज टेस्टिंग दैट। ओके, आर वी क्लियर ऑन दैट? चलिए अब अगला देखते हैं। ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लैक ज्यादा कर दिया है, पर आइडिया बहुत सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें हम एक एक चीज हटाई, ये वाली चीज 3 बार हट गई, तो उसको हमने एक बार फिर से ऐड कर दिया। दैट इज इट। बेसिकली ये जो कॉमन एरियाज हैं इनकी डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। दैट इज द होल आइडिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब हम थोड़े से प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम्स में हम फोकस क्या करेंगे, एकदम सिंपल सॉल्यूशंस पे, और कहां पे गलती होती है वो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2 चीज देख के आज का हम सेशन एंड करेंगे, और अगले सेशन में हम ये 3 वेन डायग्राम वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करना है। उसके अगले सेशन में हम 4 सेट वाला वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, जो कि सर्कल से पॉसिबल नहीं है। उसकी एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर वी विल गो ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर सेट थ्योरी का एग्जैक्ट इंप्लीकेशन आता है। डायरेक्ट सेट के क्वेश्चन आएगा चांसेस कम है, लेकिन सेट थ्योरी विल बी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, टू इंप्लीमेंट इन सॉल्विंग एटलीस्ट 2 सेट्स। ठीक है, चलिए आगे। एक सेकंड लेके ये क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज। Out of 100 students in a class, 60 play football, 70 play cricket. How many students play both cricket and football? ठीक है, तो क्या दिया है, ए दिया है आपको, ए बार नहीं दिया है। लेट्स से फुटबॉल 60 स्टूडेंट प्ले करते हैं, 60 लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो ए दिया है, ए बार नहीं दिया है। ओनली फुटबॉल बोलता, और फुटबॉल एंड नथिंग एल्स किस तरह के वर्ड होते हैं, इंग्लिश आपको ध्यान में रखनी है, तो वो ए बार होता है, ये ए बार नहीं है। 70 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, अगेन बी बार नहीं है, बी है। क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं खेलते हैं, ऐसा अगर बोलते हैं, या सिर्फ बल्ले से प्यार है, इस टाइप के वर्ड वो यूज करते हैं, कि ठीक है आपका इंटरप्रिटेशन कितना अच्छा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वैसे बोले 70 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स आर इन एब्सोल्यूट लव विद होल्डिंग अ बैट, इस तरह की चीज वो बोल सकते हैं। ऑल्दो इतना एम्बिग्यूटी शायद नहीं रखे कैट में, और यू नीड टू बी अवेयर टू दीज थिंग्स। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अगली स्लाइड देखते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आपको कोई भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन आए, प्लीज मेक श्योर कि फटाफट से आइदर अपने माइंड में या अदरवाइज एक वेन डायग्राम बना दें। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने कहा एफ, ए और बी की जगह हम एफ और सी यूज कर रहे हैं। एफ इज 60, सी इज 70। ठीक है, अब आप देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। मैंने एक्स लिख दिया है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज फाइंडिंग देयर एक्स एवर सिंस दे हैव स्टार्टेड अलजेब्रा। तो यहाँ पे हम एफ बार और यहाँ पे हम सी बार लिख देंगे। ठीक है, अब एफ बार क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स। सिंपल है कि ये पूरा सर्कल 60 है, एक्स निकाल देंगे, 60 माइनस एक्स आ जाएगा। और सी बार कितना हो जाएगा, 70 माइनस एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अगर इन दोनों का हम एरिया को टोटल करें, एरिया को हम टोटल करें, तो आंसर क्या आएगा, 60 माइनस एक्स प्लस एक्स, 70 माइनस एक्स। इन सबको ऐड करेंगे तो 60 और 70 हो जाएगा 130, और माइनस प्लस कट के माइनस एक्स। ठीक है सर, हो गया सिंपल। अब हम इसको बोल देते हैं इक्वल्स टू 100, तो x आ गया 30। क्या ये सही है भाई साहब? बिल्कुल भी सही नहीं है, और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। टपली टाइम, इट्स टपली टाइम। आइडिया क्या है, आपको इन्होंने बोला है कि इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, पर बाकी आपको कुछ नहीं बताया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको पढ़िए, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट इन द क्लास, 60 प्ले फुटबॉल, 70 प्ले क्रिकेट। इफ ईच स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन स्पोर्ट, तो मोहल्ले में कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग कॉफी पीते हैं, कितने लोग दूध पीते हैं, ये नंबर दिया उन्होंने। पर कितने लोग हैं जो टी टोटलर्स हैं, जो दूध भी नहीं पीते और साथ में लैक्टोज इंटॉलरेंट भी है, वो नंबर तो नहीं बताया आपको। तो द प्रॉब्लम इज कि जब हमने पहले सॉल्व किया, हमने n इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया,
पर n इज इक्वल टू 0 जो है वो उस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ये जो लाइन है, इफ ई स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन स्पोर्ट, उसका मतलब है कि n इक्वल टू 0 है, उसका मतलब है कि n इक्वल टू 0 है। अब यहां से हम कर सकते हैं जो हमने निकाला था 130 माइनस एक्स। 130 माइनस एक्स क्या था? ए यूनियन बी। याद रखिए u इज इक्वल टू ए यूनियन बी ओनली इफ n इज इक्वल टू 0। प्लीज, ये क्या है, मैं आपको जैसे बोल रहा हूं कि फॉर्मूला यूज नहीं करना है, पर इसका लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। आप उसको यू एन के फॉर्म में रखें या वर्बली सोचें, वो आपका प्रेरोगेटिव है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आपसे, जिसमें आपकी स्पीड आती है वो आप कीजिए, बट ये फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड बाय फॉर्मूला आई डोंट मीन अ लिटरल फॉर्मूला रिटन इन मैथमेटिकल टर्म्स, द आइडेंटिटी आई सपोज, दैट इज द वे आई। तो हमने ये जो पहले 130 माइनस एक्स निकाला था, ये 130 माइनस एक्स क्या था? 130 माइनस एक्स वॉज ए यूनियन बी, मतलब कि जो फुटबॉल एंड क्या कहते हैं क्रिकेट दोनों खेलते हैं। लेकिन वो जो ए यूनियन बी है, वॉज इट इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। वो कंडीशन हमको नहीं दी हुई थी। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा और पूछेंगे कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ, द आंसर इज इनसफिशिएंट डेटा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आंसर इज इनसफिशिएंट डेटा। मेरा ऐसा सोचना है कि जब भी आप डीआईएलआर के सेट सॉल्व करें, जहां भी आपको इनसफिशिएंट डेटा लग रहा है उसको 1 मिनट के लिए पार्क कर दें और फिर एक बार कंफर्म करें कि क्या एक्चुअल में वो डेटा है कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेट्स में हर सेट में लेट्स से देयर आर 4 सेट्स 5 सेट्स, 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एवरेज आएंगे। हर सेट में एक आध क्वेश्चन होगा कि डू यू हैव एनफ डेटा टू मेक दिस कंक्लूजन। वो अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। वो हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट दे दें और फिर पूछे कि इस डेटा पॉइंट के बाद कैन यू डिटरमाइन दिस थिंग्स और नॉट, तो वो आपको एडिशनल ढूंढना पड़ेगा उस क्वेश्चन में जाके। बट द पॉइंट इज कि डेटा इनसफिशिएंसी इज ऑलवेज अ साइड हसल दैट कैट गिव्स यू, ये हमेशा ही रहेगा। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका n इज इक्वल टू 0 नहीं मेंशन्ड है तो आप ये x नहीं निकाल सकते। और ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है एकदम बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट थ्योरी से। ठीक है, तो u इज इक्वल टू, एक सेकंड के लिए देख लीजिए, u इज इक्वल टू a यूनियन b का जो भी नंबर है प्लस n। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या किया था? a यूनियन b निकाला 130 माइनस एक्स इक्वल टू 100 कर दिया, x निकाल लिया था। क्योंकि n हमने अज्यूम किया 0 है, पर वहां पे दिया नहीं हुआ था, इसमें नहीं दिया है, यहां पे दिया है कि n 0 है। अब हम इज इक्वल टू 100 करेंगे, x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है? ये नंबर है 30, ये था 60 माइनस 30 30, और ये था 70 माइनस 30 40। तो अब देखिए एफ बार, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं 30, दोनों खेलते हैं 30, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं 40, और दो जो बिल्कुल नहीं खेलते बच्चे हैं भाई 8वीं क्लास के 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के, कुछ नहीं खेलेंगे, पॉसिबल नहीं, ऐसा 0 है। अब देखिए इनको 30 30 40 100 आ गया। समझे? तो इसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन ऑफ सेट्स। ये मैं ऐसा वर्ड यूज करता हूं, आप अलग लिटरेचर अगर देखेंगे शायद कुछ और कहेंगे, उसको कैटेगराइजेशन वर्ड यूज करते हैं, और मैं इसको कहता हूं डीकंपोजिशन ऑफ सेट्स, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इस टाइप की आपको ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन दी होगी और उस ऊपर की इंफॉर्मेशन से आपको नीचे के जो सेट्स हैं उनके इंडिविजुअल नंबर निकालने हैं। देखिए आपको सेट थ्योरी में या डेटा में या एलआर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अल्टीमेटली आपको एक टेबल, एक वेन डायग्राम, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक अरेंजमेंट, उसमें नंबर्स फिल करने हैं। बिल्कुल सिंपल है। आप जितनी जल्दी उसका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेंगे, ज्योग्राफिकल मतलब कि वो सर्कल है या स्क्वायर है या टेबल है। और ज्योग्राफिकल में क्यों बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि ज्योमेट्री से लोग कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री समझ लेते हैं। मैं बहुत जानबूझ के वर्ड ज्योग्राफिकल यूज कर रहा हूँ। थिंक ऑफ इट इन नंबर ऑफ शेप्स। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ माउंटेन। अगर कुछ क्या कहते हैं अरेंजमेंट है, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ टेबल। तो आई मीन इट दैट वे, नॉट ज्योमेट्रिकल एज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो आपको करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ इस तरह का वेग चीज दी होगी जहां से आपको इंटरप्रेट करना होगा कि क्या डेटा है, क्या नहीं है, उसका क्या नंबर है, एंड इस टाइप की चीजें करनी पड़ेंगी। इसको मैं कहता हूं डीकंपोजिशन, या आप इसको ब्रेकिंग डाउन इन सिंपलर टर्म्स भी कह सकते हैं। पर डीकंपोजिशन इज अ बेटर टर्म इन द सेंस दैट उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग भी होती है। ठीक है, चलिए अब एक बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक सेकंड के लिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है।
इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट और बैडमिंटन। देख लीजिए, हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट और बैडमिंटन, मतलब ऐसा भाई साहब कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों ना खेलता हो। ठीक है, तो यहां से हमने डायरेक्ट निकाल लिया n इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब हमको अगर x फाइंड करना है, 20 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, टोटल करेंगे तो कितना होगा, 20 प्लस 25, 45 माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 5, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 15, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 20। आप इनको टोटल कीजिए, 20 और 15 35 और 5 40, तो टोटल 40 लोग हैं, 5 लोग दोनों खेलते हैं, 15 ये 20 ये, सिंपल है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आपने क्यों रिपीट कराया, अभी तो किया हमने क्वेश्चन, अब आते हैं कि क्यों रिपीट कराया। अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन आया जिसमें ये लाइन मेंशन नहीं है, ये लाइन को मैंने जानबूझ के स्ट्राइक आउट किया हुआ, रखी हुई है पर स्ट्राइक आउट किया है टू शो यू द डिफरेंस। ठीक है, आपको डिफरेंस समझना है कि सवाल में अंतर क्या आया है, वो अंतर क्यों आया है और उससे क्या फर्क पड़ रहा है। उससे फर्क बस ये पड़ रहा है कि अब n जो है गया, हमको नहीं पता कहाँ है, पहले 0 था। अगर पिछले सेंटेंस में दे देता या ये बोल देता कि ऐसे 5 लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते फॉर वट एवर रीजन, उनको कोई तीसरा गेम पसंद है या दे वांट दे आर मोर इनटू म्यूजिक देन गेम्स, ऐसा कुछ बोलते। एक बहुत अच्छा सेट आया था कैट में जिसमें कि देर वर यू नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स एंड वो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, उस टाइप का एक सेट 2022 में आया था, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें डायरेक्ट सेट थ्योरी का एप्लीकेशन था। इनफैक्ट वन ऑफ द यूनिक थिंग वाज कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नीचे था और सेट ऊपर था, राइट। जैसा कि मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे फिर सेट्स होते हैं काफी सारे, और उसमें सेट ऊपर था, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, वो हम जरूर सॉल्व करेंगे आगे आने वाली सेशन में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि n नहीं पता है हमको, फिर से हम 1 मिनट के लिए देखते हैं कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है, n नहीं पता है। अगेन ये 20 माइनस एक्स है, ये x है, ये 25 माइनस एक्स है। ठीक है, अब सवाल क्या आएगा इसमें, देखिए मैं इससे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको DI और LR में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है इनइक्वालिटी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। आइडिया ये है कि आपको पास हर बार पूरा टेबल डेटा का बना कर नहीं देगा एक्सेल में कि यार इसको कंपेयर करो एवरेज मीन, सब आपको बोलेगा कि कौन सा सेट बड़ा है, कौन सा ज्यादा है, पीछे है, कौन सा आगे है, इसमें लोग ज्यादा हैं, इस टाइप की प्रेफरेंस कितने लोगों की है, ये टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ये देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, कि भाई कितने मैक्सिमम लोग इस फॉर्म में आते हैं सी डैश में, सी बार में, कितने मिनिमम इसमें आते हैं, ये कितना होता है। तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। और मैक्सिमम और मिनिमम कैसे करते हैं, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत भी मैथ्स पढ़ी है, हमेशा हम करते हैं बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन से जितने भी एक्सप्रेशन है उनको हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। सिंपल बात है, तो बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या है, जो नंबर n है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या तो 0 होगा कि कोई नहीं करता, या फिर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ऑब्वियसली 40 से ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि 40 यूनिवर्सल सेट है, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 40। लेस देन इक्वल टू 40 को भी हम रहने देते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन दूसरी और क्या है, 20 माइनस एक्स, बेसिकली जो लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और जो लोग सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता तो ये सर्कल टच भी नहीं कर रहे होते, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला क्या है, 25 माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, समझ में आ गई हमको बात। तो 25 माइनस एक्स ये है। अब दूसरा हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। n क्या होगा, n इज इक्वल टू 40 माइनस a यूनियन b। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो a यूनियन b है, मतलब जो दोनों खेलते हैं, प्लस नल सेट विल बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नॉट सेट। तो 40 में से हमको क्या माइनस करना है, 40 माइनस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स। ठीक है, 20 माइनस एक्स क्या है,
जो खाली क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। x क्या है, जो दोनों खेलते हैं, और 25 माइनस एक्स क्या है, जो खाली बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x x कट गया, यह आ जाएगा 45 माइनस एक्स, तो n हो जाएगा 40 माइनस 45 प्लस एक्स, विच विल बी इक्वल टू x माइनस 5। समझ गए आप? एक बार फिर से, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो हमने पहले किया है उसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बेसिकली हमने इसको x मान लिया, ठीक है, इंटरसेक्शन को हमने x मान लिया और सब चीजों को x के टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि हमारे पास ये 40 है जो कि आउटर लिमिट है a यूनियन b की। तो अगर n इज इक्वल टू 5 होता तो a यूनियन n इज इक्वल टू 0 होता, सॉरी, तो a यूनियन b 40 हो जाता, हम फटाक से x निकाल लेते, काम खत्म हो जाता, ठीक है। पर वो नहीं है, तो हमने n को निकाल लिया है x माइनस 5। तो जितना भी x होगा उतना होगा, क्या कहते हैं, उतना माइनस 5। अब आप देखिए हमने ये क्या कंडीशन लिखी थी, x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन x इज ग्रेटर देन 0 हो तो n नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चे भाई नेगेटिव तो नहीं हो सकते, अभी तक ह्यूमंस ने वो याद नहीं किया है। तो x माइनस 5, n इज ग्रेटर देन 0, एक और हमको आइडेंटिटी मिल गई, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 आइडेंटिटीज मिल गई हमको, बहुत सिंपल। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से देखिए 20 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, 20 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि x इज लेस देन इक्वल टू 20, करेक्ट। हम x उधर ले गए, माइनस प्लस हो गया तो साइन रिवर्स हो गया, ठीक है। बात यही है भाई, x 20 से कम है तभी तो 20 माइनस एक्स 0 से ज्यादा होगा। x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 25 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम चीज, x इज लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। समझ में आ गया आपको बात, क्योंकि x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहां से आया था, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम एक प्यारी सी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 25। हमको ये देखना है, देखिए x जो है वो 25 और 20 से कम है, तो 25 से कम है और 20 से कम है, पर 20 से कम होने के लिए वो 20 और 25 के बीच में नहीं हो सकता, तो ये पोजीशन नहीं हो सकती। x जो है वो 0 से ज्यादा है पर 5 से भी ज्यादा है, तो अगर 0 और 5 से ज्यादा है तो ये 5 वाली पोजीशन फिल नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट नहीं हो सकता। तो x कहां पे रहेगा, तो x की बाउंड्री कंडीशन क्या है, 5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 20। देखिए सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड गणित नहीं है। आप जो लोग LRDI से आपको थोड़ा सा भी टेंशन होता है या हल्का सा भी आपको टेंटेटिव लगता है, वन थिंग दैट आई कैन से फॉर श्योर इज कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं लगाना है, इसमें क्लियर थिंकिंग रखनी है। आप देखिए वर्ड प्ले को, कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं बट क्लियर थिंकिंग, यस, समझ रहे हैं आप। आपको जो भी लिखना है, एक तो जब आप LRDI प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर आप पहले 2 या 3 लाइन पढ़ के उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैंने ज्योग्राफी बोला, तो आपका आधा काम तो हो गया बॉस, ठीक है। उस आधे काम में आप एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कहूँगा, कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, लेकिन अगर आपने डायग्राम सही ड्रॉ कर लिया ना तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपने कुछ गलत पढ़ दिया और आपने n इज इक्वल टू 0 कर दिया, बस पूरा सेट गया काम से, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। अब आप देखिए करना क्या है, ये हमारा वेन डायग्राम था, ये हमारी कंडीशन आ गई। अब नाउ कम्स द वर्ड प्ले। देखिए वर्ड प्ले क्या है, ईदर ऑफ द टू गेम्स। ईदर ऑफ द टू गेम्स का क्या मतलब है, खुद सोचिए आप। ईदर ऑफ द टू गेम्स मतलब ए यूनियन बी, समझ में आई बात। ईदर ऑफ द टाइम, या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, तो कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, समझ में आ गई बात। तो इन तीनों का जो सम था वो हमने क्या निकाला था, 45 माइनस एक्स। कैसे है, 20 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स, एक्स कैंसल हुआ, 45 माइनस एक्स, तो ये कितना है 45 माइनस एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब एक्स मिनिमम होगा 5। अगर एक्स मिनिमम है तो ये होगा 40, और एक्स अगर मैक्सिमम है 20 तो ये होगा मिनिमम 25। निकल गया।
तो मैक्सिमम 40 लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम 40 लोग ऐसे कब होंगे, जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो A यूनियन B इज 40। देखिए आ गया वर्बल से भी, समझ रहे, जो हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया उसको अगर हम वर्बली भी सोचेंगे, भाई इसमें ये जो A यूनियन B है मैक्सिमम कितना हो सकता है, U के ऊपर तो ही जाएगा, क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 कब होगा, जब n इज इक्वल टू 0 होगा, n इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 5 होगा, x की मिनिमम वैल्यू 5 है, हमने बात करी, जैसे ही हमने x 5 डाला आ गया 40, बस सिंपल सिंपल। अब x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20, तो n की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15, 15 क्यों हो सकती है, आप सोचिए एक मिनट, 20 और 25 में से बड़ा नंबर बैडमिंटन है, ठीक है, बैडमिंटन तो 25 लोग खेलते ही खेलते हैं, तो अगर क्रिकेट 0 भी खेलते हैं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं जो कुछ नहीं खेलते। मान लीजिए क्रिकेट 0 है, क्रिकेट 0 है, इसमें भी अब आएंगे, मान लीजिए क्रिकेट 0, कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं पसंद उनको, बैडमिंटन खेलते हैं, तो 25 तो बैडमिंटन खेलते ही खेलते हैं, ये तो गिवन है ना, 25 तो गिवन है, तो n की वैल्यू मैक्सिमम ही हो सकती है, ये लॉजिक है। तो आप वर्बली भी कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं बोथ द गेम्स, ऑब्वियसली x, उसमें तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम इज 20 एंड मिनिमम इज 5, x की वैल्यू निकाली हुई हमने, सिंपल है। ओनली क्रिकेट 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स में मिनिमम क्या है 20 माइनस 20, तो मिनिमम हो जाएगा 0, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 15, क्योंकि x की वैल्यू जब 5 मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा। ओनली बैडमिंटन अगेन 25 माइनस इतना, तो 25 माइनस जब 5x मिनिमम होगा तो मैक्सिमम होगा 20 और मिनिमम होगा 5। अगेन एकदम सिंपल, मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड दैट, बोर्ड पे लिखने के लिए। उसके बाद अब ये इंटरेस्टिंग देखिए, डोंट प्ले बैडमिंटन, डोंट प्ले बैडमिंटन, अरे बॉस ये तो कांस्टेंट है, ये 25 कांस्टेंट है, ये 40 कांस्टेंट है, डोंट प्ले बैडमिंटन कितना है 15, इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने लिखा है मैक्सिमम मिनिमम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ कांस्टेंट नंबर। सी आपको जो दिए हुए हैं बेसिकली b कॉम्प्लीमेंट करना है, b का नंबर आपको पास कंफर्म्ड है, u का नंबर आपके पास कंफर्म्ड है, तो जो लोग ये 20 माइनस एक्स में हैं और जो लोग ये x माइनस 5 में हैं, ये लोग बैडमिंटन नहीं खेलते, पर ये नंबर फिक्स्ड है, ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। तो आप ये देख लीजिए, ये 25 है, अगर 20 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5 करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 15 नंबर आ गया, कांस्टेंट है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम हो ही सकता, क्योंकि जिस तरह से आप हर तरह से देख लीजिए, 25 लोग हैं जो बैडमिंटन खेलते ही खेलते हैं, टोटल 40 हैं, तो 15 हैं जो बैडमिंटन नहीं खेलते। और अगर हम मैथमेटिकली देखें बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी नहीं है वो क्या क्या है, बी नहीं है मतलब 25 माइनस एक्स और एक्स है, ये वाला एरिया जो खाली क्रिकेट खेलता है और जो कुछ नहीं खेलता, कुछ नहीं खेलता एक्स माइनस 5 है, 20 माइनस एक्स से दोनों को ऐड करेंगे, 20 माइनस 5 15 आ गया, सिंपल है। तो वर्बली और मैथमेटिकली दोनों से आंसर सेम आ रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये जादू है DILR का। पर जब वहां पे आप जाएंगे वहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनको डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट वाइज करना इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू डू। एंड डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट भैया 20 लोग खेलते हैं, ऑब्वियसली कितने आएंगे 20, आप करके देख लीजिए कौन लोग क्रिकेट नहीं खेलते, इट विल बी दिस 25 माइनस एक्स जो खाली बैडमिंटन खेलते हैं प्लस एक्स माइनस 5, आप ऐड कर लीजिए एक्स एक्स कैंसिल, 25 माइनस 5 20, समझ गए। तो ये है कहानी का सार। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इट इज वेरी 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 लिमिटिंग अगर आपको सेट थ्योरी नहीं पता है। सेट थ्योरी से स्टार्ट करने का लॉजिक ये था कि जल्दी जल्दी यही एक चीज है जहां पे कंसेप्चुअल एनालिसिस आप कर सकते हैं, इस तरह की जो नंबरिंग है, इस तरह की जो डीकंपोजिशन है सेट्स की, वो आप सीख सकते हैं। और उसके बाद दिस डीकंपोजिशन ऑफ सेट्स विल बी द अंडरलाइंग फैक्टर इन ऑलमोस्ट एवरी DILR सेट। हो सकता है किसी में सेट थ्योरी ना पूछे, सिर्फ अरेंजमेंट पूछे तो शायद ना हो, पर अरेंजमेंट के अंदर भी वो सेट को एम्बेड कर सकते हैं, वो बिजनेस डेटा के अंदर सेट्स को एम्बेड कर सकते हैं। तो सेट्स का एम्बेडेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और डिसेंट प्रोबेबिलिटी है कि सेट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आ जाए। तो ये समझना आपके लिए जरूरी था। दूसरा, मैक्सिमम मिनिमम समझना जरूरी था। अगले सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे, हम 3 वेन डायग्राम, 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम करेंगे, बट उससे पहले एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है आइडिया, उसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, मिनिमम मैक्स, मैक्स मिनिमम, ये वो। मेरा टर्म है उसके लिए मैक्सिमम लीस्ट मिनिमम मोस्ट, मैक्सिमम लीस्ट मिनिमम मोस्ट। तो अगला सेशन हम उससे स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम लीस्ट मिनिमम मोस्ट, समझे आप, मैक्सिमम लीस्ट मिनिमम मोस्ट। ये जो मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे, उसके ऊपर हम 20 मिनट स्पेंड करेंगे अगले सेशन में। फिर हम 3 वाला वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
थ्योरी आपको आ गई है, वो फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया कैसा आता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अगला सेशन रहेगा डे आफ्टर टुमारो, प्लीज ज्वाइन अस फॉर दैट। आज के सेशन में टेक अवे इतना है, बेसिक सेट्स के क्वेश्चन करो। मैं इनफैक्ट कहता हूँ कई लोग होते हैं जिनको सेट थ्योरी समझ में नहीं आती, दे आर जस्ट वीक इन दैट। मैं आपको एक सिंपल सी बात सजेस्ट कर रहा हूँ, अपना एक दिन लेके एनसीईआरटी की बुक में जो सेट के क्वेश्चन है ना उनको आप सॉल्व कर लीजिए, 9, 10, 11, 12 के। आप उतना कर लेंगे ना, आपको सेट थ्योरी के फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। उससे क्या होगा, अगर सेट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया, वो आपसे नहीं भी बना, तो जहां पे सेट एम्बेडेड है वहां पे उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत सिंपल होगी। अगर आपने बाकी पूरा ढांचा, स्केलेटन, डायग्राम जो भी है, ज्योग्राफी वो बना ली, तो फिर सेट थ्योरी आपको जो कोगुलेट करना है, जो डिकम्पोज करना है नीचे किसी अनएम्बेडेड में, वो ईजी होगा। एटलीस्ट उसके लिए तैयारी अगर आपको करनी है तो आप एनसीईआरटी को भी रिफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अनअकैडमी के बहुत 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 सारा मटेरियल है, उसको रिफर कीजिए। फैंटास्टिक क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन आपको चैलेंज करेगा किसी अलग एंगल में। बट बेसिक को अगर आपको रिवाइज करना है, आप उसको भी कर लेंगे एंड देन यू विल रिमेंबर, अरे यार उस टाइम सेट थ्योरी पढ़ लेता तो आज ये स्टेप नहीं करना पड़ता। एंड यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने अपनी एक मिस्टेक, आपने अपनी एक शॉर्टकमिंग को ओवरकम किया है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बात बहुत सिंपल सी है, मैं हर बार ये कहता हूँ कि इस सेशन का क्या फीडबैक, आई वांट टू लिसन टू इट। आइडिया इज कि आपका जो बेसिक्स है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ, आपको मैं दिखाऊँ उसके कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। ये सेशन क्योंकि थ्योरी पे ज़्यादा था, एक आध जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैंने डिस्कस की। आगे चल के अब हम कैट लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, और विद इन अ कपल ऑफ वीक्स वी विल पिक अप स्पीड इन द DILR glide over series as well, and then we will focus on basically solving sets which are either cat level or actual cat questions। एंड उससे मैं इस तरह के सेट्स चूज करूंगा जिससे मैं आपको अलग अलग अप्रोचेस शो कर सकूं, और उन अप्रोचेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का ये अप्रोच है, दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। द पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन है, इसका अप्रोच ये क्यों है, दैट इज द पॉइंट, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार आपको वो आ गया देन तो आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एक बार आपने अप्रोच क्रैक कर ली, आपने सिली मिस्टेक नहीं किया, DILR में आपका एक स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल इज गारंटीड। So hopefully this session is very useful for you. Hopefully you will come back for the next session as well. हम इसमें बहुत जल्दी स्पीड पकड़ेंगे। Hope to see you soon and good night. शब्बा खैर, शुभ रात्रि।